नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की। और सबसे पहले खबर दिल्ली से। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। यहां सीएम धामी की पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात होगी। वोटिंग के बाद बीजेपी में चल रही बयानबाजियों से सियासत गर्म है और इसे लेकर आला कमान चिंतित बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी संगठन में बदलाव हो सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और हालात की जानकारी दी थी, जिसके बाद आज सीएम धामी पहुंचे हैं दिल्ली। तो बड़ी खबर दिल्ली से, उत्तराखंड से दिल्ली पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। राजीव तिवारी इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल राजीव आपसे कि सीएम धामी अभी कहां पर हैं, किन किन से मिलने का कार्यक्रम है और उनके आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री धामी इस समय दिल्ली पहुंचे हुए हैं और उत्तराखंड सदन में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं और पार्टी आला नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो हालात बने हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इसको लेकर पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ पार्टी आला कमान जेपी नड्डा भी चिंतित हैं। और जो खबर आ रही है कि मतगणना से पहले 10 मार्च को मतगणना है, उसके ठीक पहले संगठन में फेरबदल भी हो सकता है। सूत्रों से भी खबर आ रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके जगह पर किसी और को चार्ज वहां पे दिया जा सकता है और मदन कौशिक को संगठन से हटा के मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है अगर वहां पे सरकार बीजेपी की बनती है। तो तमाम तरह की बातें आ रही हैं और इसी क्रम में माना जा रहा है कि आज देर रात नहीं तो कल पुष्कर सिंह धामी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और हालात की जानकारी देंगे। राजीव, धन्यवाद इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो मतदान के दूसरे दिन से ही शुरू हो गया था बीजेपी नेताओं की ओर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाना, और अब देखिए बवाल बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच गया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। इधर चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी में मुलाकातों का दौर भी जारी है और देहरादून से दिल्ली तक सिर्फ चर्चाएं नहीं बल्कि नेताओं की खेमेबंदी और लॉबिंग भी खुलकर दिख रही है। सरकार बनने या नहीं बनने की सूरत में बड़े बदलावों को इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। बीजेपी में वोटिंग के बाद भीतरघात के आरोपों को लेकर मचा बवाल, प्रदेश अध्यक्ष पर आरोपों की बौछार और सीएम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी पूर्व सीएम को एक एक कर दिल्ली बुलाए जाना, सियासी रूप से घटनाएं कई संकेत दे रही हैं। बीजेपी नेता भले इसे वोटिंग के बाद की समीक्षा बता रहे हों, लेकिन असली जड़ में सत्ता में वापसी और सत्ता से बाहर होने की हालत में बदलने वाले पार्टी के अंदरूनी समीकरण बड़ी वजह है और इनमें एक है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। तमाम तरह की जो मतदान के बाद जो समीक्षा होती है, जो हम लोग सदैव करते हैं, उन्हीं सारे विषयों पर बातचीत होती है। केंद्रीय नेतृत्व फीडबैक लेता है। कुछ सीटें अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे फंसी हुई हैं। मुझे लगता है कि कुछ दिन में और स्थिति क्लियर होगी, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। चर्चा है कि बीजेपी सरकार बनने और नहीं बनने दोनों ही सूरत में प्रदेश संगठन में बदलाव हो सकता है। सरकार बनी तो मदन कौशिक का मंत्री बनना तय है और अगर सरकार नहीं बनी तो भी पार्टी संविधान के मुताबिक 2023 में संगठन के चुनाव होने। ऐसे में अगला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी में इसको लेकर हो रही लॉबिंग चर्चाओं में है। और एक दो नहीं, अचानक एक के बाद एक 4 विधायक जो चुनाव लड़ने उन्होंने पहले उन्होंने कहा, उसके बाद और दूसरे लोग भी कहने लगे हैं कि साहब पार्टी में टांग खिंचाई हुई है और पार्टी के लोगों ने सीधे सीधे मदन कौशिक का नाम है जो कि पार्टी अध्यक्ष है। तो मदन कौशिक बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे अभी इस सीट पर। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है कि हमें नया चेहरा ढूंढना चाहिए। तो उसके लिए भी रायशुमारी हो रही होगी, पूछ रहे होंगे भाई अगर हम अध्यक्ष उसको बना, आगे कोई टांग खिंचाई नहीं करनी है तो सबकी सहमति से कुछ किया जाए कि एक ऐसा चेहरा आगे के लिए उत्तराखंड में तैयार किया जाए कि जो संभाल सके पार्टी को। सूत्रों की माने तो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व भी पार्टी संगठन की परफॉर्मेंस से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। उसके आगे अब 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा टारगेट है। सरकार बनी तो ठीक, वरना पूरा दारोमदार पार्टी संगठन पर ही होगा। तो ऐसे में संगठन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व कोई ढील नहीं बरतना चाहता। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हलचल तो कांग्रेस में भी है, लेकिन बीजेपी में ये खलबली थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। टिहरी में बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लिया। लगभग 80 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।
बीजेपी जिलाध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर इन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। अभी कुछ और लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, जिनकी लिस्ट भी प्रदेश नेतृत्व को भेजी जाएगी। उधर खटीमा पहुंचे आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से मुलाकात की है और यूक्रेन में फंसे बच्चों को सकुशल लौट आने का भरोसा दिया है। साथ ही सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि जो छात्र अभी भी यूक्रेन में हैं, उन्हें जल्द भारत लाया जाएगा और उत्तराखंड सरकार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है लगातार। हमारा सबका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे सभी बच्चे सकुशल वापस आ जाएं। उसके लिए हम लगातार विदेश मंत्रालय के और भारत सरकार के संपर्क में हैं। हमारा दिल्ली का स्थानीय आयुक्त कार्यालय भी काम कर रहा है, हमारे नोडल अधिकारी भी काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहां पर सभी मंत्रियों की अभी अलग अलग ड्यूटियां मतलब निर्धारित की हैं, सभी के दायित्व निर्धारित किए हैं, जो वहां से जाकर सब बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं। और हमारे इस क्षेत्र के भी, पूरे उत्तराखंड के भी जितने भी बच्चे वहां पर हैं, हम लगातार कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी वो सीमावर्ती जो उनके आसपास के जो अन्य देशों के जो बॉर्डर पड़ते हैं, उन बॉर्डरों पर आ जाएं और वहां से उनकी सब व्यवस्थाएं लिफ्टिंग की हो रही हैं। तो सीएम यहां पर भरोसा दे रहे हैं कि उत्तराखंड के सभी छात्रों को यूक्रेन से ले आया जाएगा, लेकिन इसी बीच यूक्रेन से कई वीडियो सामने आ रहे हैं। वहां पर जो छात्र छात्राएं हैं वो वीडियो शेयर करके अपनी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। यूक्रेन की सुमी यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कर रही कुछ छात्राओं ने भी वहां से एक वीडियो संदेश भेजा है। हम सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में रहते हैं, जिसका नाम सुमी है, सुमी ओब्लास्ट है। यहाँ तक गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं पहुँच पा रही है। हम रात दिन परेशान होके बैठे हुए हैं कि कब हमको बंकर में भेज दिया जाए। बंकर में इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, वहाँ पे कीचड़ हो रखी है, वेंटिलेशन की दिक्कत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए हैं, मोर देन 400 स्टूडेंट्स हैं हम यहाँ पे। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। एम्बेसी से ये बोल रही है कि स्टे काम, स्टे देयर वेयर यू आर, बट यहाँ पे कांस्टेंट एयर शेयरिंग हो रही है। जो बच्चे फंसे हुए यूक्रेन में, उनके परिजन यहाँ पर परेशान हैं, वो भी तब जब आज यूक्रेन में रूसी अटैक में एक भारतीय छात्र की जान चली गई, तो चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। इसी बीच कई बच्चों को लाया गया है। नैनीताल की प्रेरणा बेस्ट भी उन्हीं में से एक है, जो कि यूक्रेन से सकुशल लौट आई है अपने घर। यूक्रेन के इवानो शहर में रह रही थी प्रेरणा, वहीं पर पढ़ाई कर रही थी। अब जब वो घर लौटी हैं तो परिजनों ने सुकून की राहत की सांस ली है। प्रेरणा के साथ नैनीताल की उर्वशी जंतवाल भी भारत लौट आई हैं, जो अभी दिल्ली में हैं। यूक्रेन से नैनीताल लौटने के बाद प्रेरणा और उनके परिवार ने सरकार का धन्यवाद अदा किया। हमारा बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस रहा और हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं था कि नेक्स्ट मोमेंट हमारे साथ क्या हो जाएगा और हम बहुत डरे हुए थे। हमारे घर से रोज़ कॉल्स आती रहती थी कि तुम लोग कैसे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत कन्फ्यूजन थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें कि हमारे साथ क्या होगा। बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। जो हम रात रात भर टेंशन में रहते थे, टीवी के आगे बैठे रहते थे कि अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कहाँ पे बम गिर रहा है, हमारा बच्चा सेफ है नहीं है। और टाइम टाइम पे उसको मोबाइल से कांटेक्ट करते रहते थे कि बेटा तुम ठीक हो, अभी क्या कर रहे हो, तुमने खाया नहीं खाया। तो उससे मतलब अभी हमें बहुत राहत मिल रही है कि हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। हम बहुत खुश हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच हर रोज हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लौट आए हैं, उन्हें अब इस बात की चिंता भी सता रही है कि उनके मेडिकल की पढ़ाई आगे इसका क्या होगा। 2 साल से यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही दीपाक्षी कुंवर अब असमंजस में है कि अपनी आगे की मेडिकल की पढ़ाई कैसे पूरी कर पाएंगी। पेरेंट्स पिछले 1 हफ्ते से इतने परेशान हैं कि वो बेटी को दोबारा यूक्रेन भेजना नहीं चाह रहे। वहीं दीपाक्षी का कहना है कि हालात सामान्य होने पर वो दोबारा यूक्रेन वापस जाना चाहेंगी, नहीं तो पूरी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। जाना का है जहाँ तक बात, तो अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है तो बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल तो नहीं है ऐसा करियर कि दूर से हो जाएगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस चाहिए होगी। अब मम्मी और तो भेजेंगे नहीं शायद पर मैं शायद जाना चाहूँगी। दीपाक्षी के पेरेंट्स जैसे कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को दोबारा मौत के मुंह में बेचने को तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि स्थिति सुधरने पर देखा जाएगा, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे अब वापस यूक्रेन जाएं। हाँ, बहुत टेंशन है, लेकिन वहाँ की स्थिति को देख करके ये हो रहा है कि शायद अगर यहीं व्यवस्था हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बस वही टेंशन है कि अभी ऐसा हो गया रूस और यूक्रेन के बीच, तो अब हम तो भेजना भी नहीं चाहेंगे इस महायुद्ध के बीच में।
है ना। तो बहुत टेंशन तो बहुत है फ्यूचर के साथ। बस हमारी पड़ोस की एक बेटी आई है वापस, तो हमें ये उम्मीद है कि हमारे सारे भारत के जितने बच्चे हैं सकुशल वापस पहुंच जाएंगे। अब यूक्रेन में हालात सामान्य कब तक होंगे ये तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि भारत में एक बड़ा तबका ऐसा है जिनके सामने अब अपनों के भविष्य की चिंता सामने है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और महाशिवरात्रि के पावन मौके पर दुनिया भर के शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर आई, बड़ी खबर आई। आज ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर से 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। इस साल 6 मई को सुबह 6:25 पर बाबा केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए खोले जाएंगे। परंपरा के मुताबिक महाशिवरात्रि के मौके पर ही इस तारीख का ऐलान किया जाता है। 6 तारीख को सुबह 6:25 में परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जी के करकमल द्वारा वो दरवाजा खुल जाएगा। तब से दिवाली तक सभी देशवासियों को नहीं, विश्व के सभी सद्भक्तों को वो दरवाजा खुला रहेगा। और वहाँ पर भीड़ तो होगी, क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से उस पर कंट्रोल था दर्शन के लिए, लेकिन इस साल अभी कंट्रोल की बात तो है ही नहीं। और अब चलिए आपको दिखाते हैं कि महाशिवरात्रि किस तरीके से धूमधाम से मनाई जा रही है। उत्तराखंड में शिवरात्रि की धूम देखने को मिली है। हर शिव मंदिर में, शिवालय में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। राज्य के हर कोने में भक्तों में उत्साह देखने को मिला। हरिद्वार, नैनीताल, कोटद्वार, विकासनगर, अल्मोड़ा और टिहरी के शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार दिखी। अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्त सुबह से ही पहुंचने लगे थे शिव मंदिरों में। बीते 2 साल से कोरोना की वजह से ऐसे मौकों पर भीड़ नहीं हो रही थी मंदिरों में, लेकिन इस बार जब कोरोना कंट्रोल में है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं मंदिर। ये तस्वीरें आपके सामने। और शिवरात्रि के दिन अपने विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चक्करपुर वनखंडी मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। साथ ही वनखंडी मंदिर में लगने वाले शिवरात्रि मेले का भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। भगवान शिव के राज्य और देश में खुशहाली के लिए सीएम धामी ने कामना की। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना की है। शिव मंदिर पहुंचकर मंत्री गणेश जोशी ने जल चढ़ाया और भगवान शिव की पूजा की। तो नेता मतदान से पहले भी टेंपल रन कर रहे थे और मतदान के बाद वोटों की गिनती से पहले भी मंदिरों में जाने का सिलसिला नेताओं का बदस्तूर जारी है। आज शिवरात्रि है, जाहिर सी बात है मौका और भी खास है। चंपावत जिले में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। टनकपुर में पूर्णागिरि मंदिर, चंपावत में बालेश्वर मंदिर, लोहाघाट में ऋषेश्वर मंदिर समेत कई मंदिरों में, शिवालयों में सुबह से ही लोग दिखे। आस्था के बड़े दिन पर शिव की झांकी भी निकाली गई और कोरोना काल में 2 साल बाद सड़कों पर ऐसी आस्था नजर आई। उधर पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसील धारचूला में शिवरात्रि पर भव्य शिव महोत्सव का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले शिव महोत्सव में रंग समुदाय के साथ ही अनवाल समुदाय के लोगों ने जमकर शिरकत की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। नेपाल के तिंकर गांव के लोग भी इसमें शामिल हुए और अपनी संस्कृति की झलक पेश की, जबकि उच्च हिमालयी इलाके में बसे नाबी गांव ने भी अपनी खास सांस्कृतिक विरासत से दर्शकों को रूबरू कराया। और समस्त समुदाय को साथ में लेकर समाज चल रहा है। आज शिवरात्रि मेला कमेटी का एक सांस्कृतिक प्रयास है। अनवाल समुदाय, शिवकार समुदाय और हमारे गोरखा समुदाय, रंग समुदाय के अलावा जितने भी समस्त क्षेत्र के लोग हैं, इनको जोड़ने का एक सकल प्रयास है। फागुन का महीना चल रहा है। उत्तराखंड में पूरे 1 महीने होली मनाई जाती है। अल्मोड़ा से खास होली आज पहुंची बागेश्वर। बागनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर अल्मोड़ा के सतराली की होली आती है। ये होली अंग्रेजों के जमाने से यहाँ पर आ रही है, लेकिन आजादी के बाद होलियारों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया था।
अब 55 साल बाद पिछले 2 साल से होलियार यहां आने लगे हैं। सालों पुरानी ये परंपरा एक बार फिर जीवित हो उठी है और इसे जिंदा रखने के लिए सतराली के 7 गांव के होलियार शिवरात्रि को बाबा बागनाथ की नगरी पहुंचे। उधर देहरादून शहर का हेरिटेज बाजार, पलटन बाजार के लोग अब स्मार्ट सिटी के कामों पर सवाल उठाने लगे हैं। व्यापारियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुआ पलटन बाजार स्मार्ट नहीं हो पाया है, बल्कि और भी बदरंग हो गया है। राजधानी देहरादून में साल 2019 से स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पलटन बाजार के कामों पर अब सवाल उठने लगे हैं। पलटन बाजार में उलझे इन बिजली के तारों को देखिए, जरा सी शॉर्ट सर्किट में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया सीवरेज हल्की बरसात में ही ओवरफ्लो हो जाता है। आलम यह है कि नए सीवरेज को बंद कर पुरानी नालियों का ही उपयोग किया जा रहा है। जो नाली है, हमारी जो पुरानी नाली है, ये ब्रिटिश टाइम की बनी हुई है, अंग्रेजों के टाइम की। जब 2004 में बाजार टूटा था तो उस समय जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस नाली को रेनोवेशन करा था। ठीक है, वो नाली आज भी चल रही है और सही टाइप से चल रही, कोई इसमें बदबू नहीं है, कुछ नहीं है। जो नई नाली बनी है, इसमें अभी से कूड़ा कचरा भर गया। देखिए, 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। और जो उम्मीद से हम लोग ने वो दिक्कत झेली कि इसमें बहुत अच्छी चीज़ निकल के आएगी, और हमारे लिए तो खैर जो है सो है, कस्टमर जो देहरादून की जनता है उसको बहुत सुविधा मिलेगी, तो ऐसा तो कुछ नजर आ नहीं रहा अभी तक। हेरिटेज बाजार को स्मार्ट बनाने के लिए लगाई गई टाइल्स भी अब अपना दम तोड़ने लगी हैं और कई इलाकों में टाइल्स के टूटने से गड्ढे तक बन गए, जिनसे अब लोग चोटिल भी हो रहे हैं। ये पैनल भी सही नहीं है और ये जो बीच में लाइनें पड़ी है, ये कई जगह ऐसे खड्डे हैं जो बने हुए हैं। कस्टमर आता है, पैर मुड़ जाता है, उसका इलाज क्या होगा? इन्होंने मुंह पे लिपस्टिक लगा दी, बाकी कुछ नहीं, उसमें कह दिया मास्क लगा लो। तो वो हिसाब हमारी सरकार का, उत्तराखंड सरकार का। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन शहर स्मार्ट तो नहीं बना, पर पहले से ज्यादा बदसूरत जरूर हो गया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। और ये तस्वीरें यही बता रही है कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, करप्शन हुआ है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।